Hello my dear students, how are you? Fine? I hope you will be fine. And since last few weeks we have been trying to understand different chapters of your book Flamingo. Today we are going to study the second poem of your book, An Elementary School Classroom in a Slum. Before I start this chapter, I would like to tell you one thing. Every one of you, each one of you has to make sure that you must subscribe the channel. This will give us an opportunity to keep ourselves updated. I hope that you will do so. Apart from this, I would like to tell you one more thing. And the thing is that there are so many videos in public domain now. The corona problem has given us an opportunity to know about different other teachers as well, to understand their way of teaching, to know about their caliber, to know about whatever they are. But the main confusing thing now is that sometimes you have to scatter your brain here and there. Sometimes you watch the other video. Sometimes you watch someone whom after watching you realize that you got nothing. You have just wasted your time. It was just the wastage of your time. So, you will have to make sure that there must be a certain platform where you have to go. मैं आपसे अंग्रेजी में इसलिए बात करता हूं, मुझे आप पर अटूट विश्वास है, खास करके सीबीएसई के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कई बार अपनी चमक से, अपनी मेधा से मुझे अचंभित किया है. Many more times I was taken aback to see their intelligence, and not only the students of CBSE section, those students who are studying in JAC board as well. Many times they have made me surprised, and it was a pleasant surprise for me. Believe, trust me. आपकी विद्वता, आपकी जानकारी को देख करके कई दफा मैं अचंभित हो जाता हूं. ये सारी सुंदरता है आप में जिसको मैंने क्लास में गौर किया है, और मुझे इस बात की अटूट विश्वास है कि आप उसी सुंदरता को अभी भी कायम रखे होंगे. मेरी ऐसा कहने के पीछे एक कारण है कि कई बार क्या होता है, जब क्लास से लिंक टूटता है तो आप बहुत सारी चीजों से टूटने लगते हो, तो विद्वता बपौती नहीं होती, ज्ञान बपौती नहीं होता. यू हैव टू हॉर्न, आपको उसको धार देते रहना होता तलवार की तरह, ताकि वो चोखा रहे, तीखा रहे. तो मुझे पूरा उम्मीद है इस लॉकडाउन में आपने अपने एजुकेशन को लॉक नहीं किया होगा. वो उतने ही स्मूथली, शायद और बेहतर ढंग से चल रहा होगा. मैंने अंग्रेजी में भी थोड़ी देर पहले कहा, कभी पब्लिक डोमेन में बहुत सारे वीडियो आ गए, बहुत सारे शिक्षकों को आपको देखने समझने का मौका मिल रहा है, और उसमें कई दफा क्या होता है कि बहुत ऐसे भी वीडियो आ जाते हैं, मैंने भी गौर किया, कि जो कि कुछ बेतुके लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं जिसको कि बेकार मैंने 15 मिनट आधा घंटा जाया किया, और वो सुनने समझने के बाद आप यूं उसको रख देते हो, लेकिन आपका वो वैल्यूएबल आधा घंटा चला गया. तो मैंने इंग्लिश में क्या कही वही बात मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं कि आपको अपना प्लेटफॉर्म सेट करना ही होगा कि मुझे ये वीडियो देखना है, पर डे सी फर्स्ट वाली स्थिति होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये क्लास करनी है, हमें सीखना है, समझना है.
और ऐसा कर करके मैं आपको ये प्रेरित नहीं करूंगा आप मेरी वीडियो देखो। मैंने क्या कहा, आपको जो बेहतर लगे उसको चुनो और तय करो कि मेरा रूटीन में ये शामिल होना चाहिए। वो क्लास में सुनूंगा, उस वीडियो को मैं देखूंगा, समझूंगा, उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सर से मैं बात करूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के, व्हाट्सएप में जाकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वाकई बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपके बुक की दूसरी कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। बोर्ड पर मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं कवि के बारे में, कविता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जाने। स्टीफन स्पेंडर is a great poet who has always written in English. He has written many more books you can see here, such as Poems of Dedication, The Age of Being, an Autobiography, World Within World, The Creative Element, etc. etc. The present poem, An Elementary School Classroom in a Slum, is a very beautiful narration of social injustice and atrocity. ये जो कविता आप पढ़ोगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वह सामाजिक भेदभाव, अत्याचार, जुल्म की एक बेहतरीन रचना है। उस पर आधारित एक बेहतरीन कहानी है, कविता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप कविता खत्म करोगे तो कवि ने जो बात कहने की कोशिश की है उसको आप भी महसूस करोगे। तो चलिए बिना समय को जाया किए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है पोएम। मैंने यहां पर कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं और मैं कई बार ये बात कहता हूं और शायद आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा कि ए पोएम कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स वर्ड मीनिंग merely. A poem can only be understood through its sense. कविता को शब्दार्थ से नहीं भावार्थ से समझना पड़ता है, क्योंकि एक शब्द हजारों अर्थ लेकर के आते हैं सामने। कई बार ऐसा होता है कि आप शब्दों के अर्थ कुछ और लगाते हो और कवि कुछ और भी कहना चाह रहा है। इसलिए अगर केवल कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी कर दिया जाए तो ये अव्यवहारिक भी हो जाती है और बड़ा मोनोटोनस टाइप का हो जाता है, बड़ा नीरस टाइप का हो जाता है। वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, उसका मजा नहीं ले पाते। तो चलिए, दिस इज नंदन सिंह। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल ओएसिस क्लासेस। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, you must subscribe our channel, express your likeness, go into the comment section and tell me exactly what you are feeling. So let us start. The poet says, far, far from gusty waves the children's faces. The poem has been divided into 4 stanzas in which you will observe different things. कविता को 4 स्टेंजा में बांटा गया और आप उसमें अलग अलग चीजों को नोटिस करोगे, गौर करोगे। तो पहले की जो 8-10 लाइन है, पहली जो स्टेंजा है, उसमें कवि ने वहां पर पढ़ने वाले, कहां पर पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले। कहां के स्कूल? तो हेडिंग को हम लोग एक बार समझ लें क्या है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम को हम लोग हिंदी में झोपड़पट्टी कहते हैं। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, आपने देखी होगी या नाम सुना होगा। एक ऐसा बच्चा जो झोपड़पट्टी में पला बढ़ा और उसकी ऐसी किस्मत खुली वो करोड़पति बन गया। उस पर आधारित एक फिल्म थी जिसने कई ऑस्कर्स जीते। तो चलिए उन सब बातों पर हम लोग ध्यान ना दें। स्लम मतलब झोपड़पट्टी, वैसा इलाका जहां गरीब गुरबे लोग रहते हैं।
तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, एलिमेंट्री को हम लोग हिंदी में प्रारंभिक या प्राथमिक कहते हैं। एक प्राथमिक स्कूल का क्लासरूम है और वो प्राथमिक स्कूल कहां अवस्थित है? एक झोपड़पट्टी में। तो उस झोपड़पट्टी में मौजूद उस क्लासरूम की स्थिति अवस्था क्या है उसके बारे में ये कविता है, उसको हम लोग एंजॉय करें। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, फार फार काफी दूर, गस्टी वेव्स मैंने यहां कीवर्ड्स में लिखा है तीव्र झोंका। हवा के तीव्र झोंके में इन बच्चों का चेहरा कैसा लगता है? लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलॉन, पैलॉन को हिंदी में हम लोग मस्तक कहते हैं। उनका चेहरा, उन बच्चों का चेहरा सूखे तिनके की तरह लगता है, मस्तक पर बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट ऑन हेड, एक लंबी सी लड़की है। इस पूरे स्टेंजा में वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट ऑन हेड, एक लंबी सी लड़की है जिसका गर्दन झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज, एक बच्चा है जिसके चेहरे पर कोई रंगीनियत नहीं है। चेहरे की रंगीनियत कैसे आती है? न्यूट्रिटिव फूड से, पोषक आहार से। और जिन बच्चों को मुश्किल से आहार मिल पाता है, पोषक को माइनस कीजिए, उनके चेहरे पर रंगीनियत नहीं होती। और जब एक अंग्रेज के चेहरे पर खून ना हो, पोषकता की कमी हो, तो और उजला किसकी तरह? कागज की तरह। पेपर स्विमिंग बॉय, एक ऐसा बच्चा जिसके चेहरे की रंगत कागज की तरह है, विद रैट्स आइज, और आंखें चूहे की तरह छोटी छोटी है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स नर्ड डिजीज। यहां पर हार्डवर्ड में कीवर्ड्स में लिखा हुआ है, स्टंटेड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अविकसित। एयर, HEIR, हेयर नहीं बोलेंगे, एयर, जिसको हम लोग वारिस या उत्तराधिकारी कहते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको अपने माता पिता से एक ऐसी बीमारी उपहार में मिला है, फादर से एक ऐसी बीमारी, यानी पैर का टेढ़ापन, यानी खानदानी बीमारी, हेरिडिटरी है। तो कैसे बच्चे हैं? फिर से मैं दोहरा दूं, सारे बच्चों के रंगत उड़े हुए हैं, सूखे हैं, ऐसा लगता है जैसे सूखा तिनका हो, मस्तक पर बाल बिखरे हुए हैं। एक लंबी सी लड़की है जिसका गर्दन झुका हुआ है। एक बच्चा है जो कागज की तरह सफेद है और उसकी आंखें छोटी छोटी चूहे की तरह है। एक और बच्चा है जिसके पैर की हड्डियां मुड़ी हुई टेढ़ी हैं। और क्या, वह उपहार में मिला है उसे, किससे? उसके पिताजी से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. Back of the class, क्लासरूम के पीछे में एक बड़ा मासूम सा, बड़ा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। कभी लिखते हैं अननोटेड, यानी जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो अपनी दुनिया में ही मस्त है। खिड़की से बाहर वो देखते रहता है पेड़ पर नाचते खेलती गिलहरियों को और उनसे खुद को रिलेट करता है। उसको महसूस होता है मेरे से ज्यादा खुशनसीब गिलहरियां हैं जो कि मस्त हैं, स्वच्छंद है, मैं क्लासरूम में बंद हूं। ऑन शार्प क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉन राइडिंग ऑल सिटीज। शॉर्ट क्रीम वॉल्स, क्लासरूम के दीवारों का रंग भद्दा पीला हो गया है। आपने देखा होगा कहीं कहीं, बहुत दिन पहले पुताई की गई है और अरसा बीत गया, लंबा समय बीत गया हो और वहां फिर कभी पुताई ना की गई हो, तो वैसे दीवारों की जो रंगत होती है वो भद्दी पीली हो जाती है। तो यहाँ के यानी इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो भद्दी पीली हैं, लेकिन बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। दीवारें तो भद्दी हैं, बदसूरत है,
लेकिन एक पर एक खूबसूरत पेंटिंग लटकी हुई है। तो कैसी कैसी पेंटिंग है? शेक्सपियर की सुबह की बादलों सहित आच्छादित तस्वीर है, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े गुंबदाकार मकानों की तस्वीर है, ट्राइलोस वैली की तस्वीर है। इतना ही नहीं, मानचित्र भी टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी जिस मैप को देख करके हमें दुनिया की जानकारी प्राप्त होती है, वो मैप भी टंगी हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है वहां क्या क्या तस्वीरें थी? शेक्सपियर की तस्वीर थी, ट्रायलोस वैली की तस्वीर थी, बादल से ढके हुए आकाश सुबह की तस्वीर थी, गुंबदाकार मकानों की तस्वीर थी। लेकिन चिल्ड्रन, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड देयर वर्ल्ड, where all their futures painted with a fog। लेकिन ये सारे बच्चों के लिए वो सारी तस्वीरें इररिलेवेंट थी। उनका फ्यूचर किससे पेंट किया हुआ? फॉग से। उनका भविष्य कुहासे से ढका हुआ है। कुहासा आप जानते हो, कोई भी चीज को ओपेक कर देती है, आप उसको क्लियरली देख नहीं पाते हो इस पार से आगे की चीजों को, कुहासे की वजह से। तो कवि ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि इन गरीब बच्चों की जिंदगी में कुहासा छाया हुआ है, इनका भविष्य क्लियर नहीं कि आगे क्या होने वाला है इनके साथ। A narrow street filled in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of wars। अब देखें, हमने पहले ही कहा कि शब्दों के मायने होते हैं, वजन होता है। A narrow street, सकरी गलियां, इनकी जिंदगी की तुलना सकरी गली से किया गया। जब आप खुला मैदान कहते हो तो खुला मैदान किसका प्रतीक है? स्वच्छंदता की, आजादी की, खुशनुमा माहौल की। और जब आप सकरी गली की बात करते हो, घुटन की, गुलामी की, दर्द की। तो कवि ने इन गरीब बच्चों की जिंदगी की तुलना सकरी गली से की है। तो कवि कहते हैं कि इनके जिंदगी में ना तो स्टार्स है, ना ही रिवर्स है, यानी स्वच्छंदता, आजादी के प्रतीक जितने भी चीजें हैं वो इनकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। किनकी जिंदगी में? वो सारे बच्चे जो झोपड़पट्टी के उस स्कूल में पढ़ते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विद द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तुलसीदास को हमारी हिंदी का सूरज कहा जाता है। किसी की हिमाकत नहीं है जो तुलसीदास को दुष्ट कहे, बेवकूफ कहे। लेकिन यहां पर स्टीफन स्पेंडर को आपने देखा है, he has dared to say Shakespeare a wicked person। उन्होंने हिमाकत की है, उन्होंने हिम्मत की है, मजाल किया है शेक्सपियर को क्या कहने का? दुष्ट कहने का। There will be a question, why has the poet called Shakespeare wicked? कवि ने शेक्सपियर को दुष्ट क्यों कहा है? तो try to understand। Many of you may have studied Shakespeare. Many of you may have studied several of his books. And if you still not have studied, in upcoming future you will study. And you will notice one thing. He has used many literary devices in his compositions. There are different shades in his compositions, like love, like romance, like drama, ups and downs of life, tragedy, etc., etc. But he lacks one thing. And what is that? He has never ever written anything about the poor and their poverty. आप जब शेक्सपियर को पढ़ोगे, समझोगे, तो आप ये मानने के लिए विवश हो जाओगे वाकई वो महान लेखक हैं। लेकिन अगर उनका छिद्राविनेशन करोगे, अंदर से जाकर के देखोगे, झांकोगे,
तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस आदमी में एक कमी रही है। इन्होंने प्रेम पर कविताएं लिखी हैं, हास्य पर बातें लिखी है, नाटक लिखा है, रोमांचक बातें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग सेट पर उनकी रचनाएं हैं। लेकिन एक चीज नहीं है उनकी रचना में, वो क्या है? गरीब और उनकी गरीबी। तो सोचो, एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर जिन्होंने कभी गरीबों के बारे में कुछ कहा नहीं, लिखा नहीं, बोला नहीं, एक ऐसे स्कूल में टंगी हुई है जहां पर केवल गरीब और दरिद्र लोग ही पढ़ते हैं। कभी कहते हैं इस आदमी का वहां होना कोई अनिवार्य नहीं है, ही इज नॉट प्रेमचंद। With ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly churn in their crammed holes. ये सारे कवि ने शेक्सपियर को दुष्ट कहा है, मानचित्र को बेकार कहा है। कवि कहते हैं ये सारे उदाहरण बच्चों के लिए बेकार हैं, कोई मतलब का नहीं है। इनके जिंदगी में इतने धुंध हैं जो कभी छटने वाले नहीं हैं। यद्यपि टुकड़ों टुकड़ों में ये खुशियों को ढूंढते रहते हैं। आपने भी देखा होगा गली कूचे में ये गरीब बच्चे कचरे के ढेर से कोई टूटा हुआ फ्रेम उठा लेते हैं चश्मा का, और उसमें कोई शीशा सेट करके पहन लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर किसी ने ढक्कन जमा दिया। मैंने जिंदगी को जीना है और उसका आनंद लेना है किसी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक। दे नो दिस आर्ट, उनको ये कला आती है। लास्ट स्टेज बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला, बड़े गौर से आपको सुनना है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. कवि कहते हैं गवर्नर हो चाहे निरीक्षक हो, वो सारे लोग जिनकी समाज में बड़ी पूछ है, इंटेलेक्चुअल्स हो, बुद्धिजीवी लोग हैं। यहां चुन चुन करके उदाहरण उन्होंने नहीं दिया, कुछ लोगों को चुना है, लेकिन कवि के कहने का मतलब यह है कि समाज में जिन जिन लोगों का एक पहुंच है, जिनकी पूंछ है, जिनको लोग मानते हैं, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि यदि इनके इस मुश्किल अवस्था को दूर नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, तो क्या होने वाला है? That shut upon their lives like catacombs. ऐसा लगता है कि लोग देखने के लिए इन बच्चों को आते हैं। कई फिल्में बना ली लोगों ने, किस पर? गरीब लोगों पर। जिन्होंने फिल्में बनाई वो करोड़पति हो गए। कई किताबें लिखी गई, किन पर? गरीब लोगों पर। जिन्होंने किताबें लिखी वो करोड़पति अरबपति हो। बहुत सारे भाषण संभाषण ऐसी कमरे में बैठ करके दिए जाते हैं गरीबों पर और उनकी गरीबी पर। दुख की बात है कि उन्हें उनके दुख से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। कवि कहते हैं कि उनको क्या देखने जाते हो? उस इलाके का दौरा करने क्या जाते हो? देखने क्या जाते हो? कब्रगाह को कोई देखता है क्या? वहां पर तुम्हें आदमी नहीं मिलेंगे, चलता फिरता मुर्दा दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दो, और अगर ध्यान नहीं दिया तो उनकी व्यवस्था धुंध की तरह तुम्हारे समूचे शहर को ढक लेगी। आज आप देख रहे हो, देयर आर सो मेनी पीपुल इन अवर सोसाइटी, दे हैव बिकम नक्सलाइट्स, दे हैव बिकम टेररिस्ट, दे हैव बिकम एंटी सोशल एलिमेंट्स. Majority of them are unprivileged people. Majority of them are crushed, foot-trodden people. आप अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान दोगे, अखबारों पर सुनोगे, टीवी पर सुनोगे नक्सली हमले, आतंकवादी हमले। आप याद रखो कि उसमें से 10% अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 90% वैसे लोग हैं जिन्होंने
दूध के बिना अपने बच्चे को बिलखते हुए देखा है, दवाई के बिना अपने परिजनों को तड़पते हुए देखा है, जिन्होंने ये देखा है कि समाज में कई पैसे वाले लोगों ने हत्याएं कर दी और वो छुट्टा सांड की तरह समाज में घूम रहे हैं, और उन गरीब लोगों की बकरी किसी के खेत में जाके चर गई, उसके सजा के रूप में उन्हें हजारों या तो खर्च करना पड़ता है या कुछ समय तक जेल में रहना पड़ता है। इनके छींकने को बम ब्लास्ट कहा जाता है। इनके छोटे छोटे अपराधों को देयर माइनर क्राइम्स आर सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। द पोइट सेज कि ऐसा करना बंद करो, इनके साथ अन्याय करना बंद करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये धुंध है अन्याय अत्याचार की धुंध तुम्हारे शहर को खा जाएगी, निगल जाएगी। इनके पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां जो है, जंजीर जो है, किसकी? गरीबी की, अशिक्षा की। इन बेड़ियों को तोड़ो, नहीं तो एक दिन ये तुम्हारे शहर को तोड़ेंगे। ये नक्सली बन जाएंगे, ये आतंकवादी बन जाएंगे, ये असामाजिक तत्व रॉबर्स थीव्स बन जाएंगे। और आप विश्वास मानो कि यू कैन नॉट क्रिएट एन आइलैंड ऑफ रिचनेस अराउंड द ओशियन ऑफ पॉवर्टी। आप धन दौलत की टापू खड़ा नहीं कर सकते। किसके इर्द गिर्द? गरीबी के महासागर के इर्द गिर्द। अगर चैन से रहना है तो पड़ोस को भी खुशहाल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वही पड़ोसी तुम्हारे घर में घुस के चोरी करेंगे। लास्ट में कवि कहते हैं, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। उन्हें खुले मैदानों में भागने दो इन बच्चों को, इनके जिह्वा को फिसलने दो किताब के पन्नों पर। इन्हें शिक्षा दो, इन्हें आजादी दो, इन्हें मुक्ति दो गरीबी से। और जब इन्हें शिक्षा और आजादी मिलेगी तो इनमें क्या पैदा होगा? आत्मविश्वास। लास्ट में कवि कहते हैं, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास वही रच सकता है जिसकी आवाज किसकी तरह हो? सूरज की तरह। आवाज में दमक, अंदाज में प्रखरता। ये सारी चीजें कैसे पैदा होती है? कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मेहनत से, आजादी से, शिक्षा से। आपके अंदर का आत्मविश्वास आपकी शिक्षा लाती है। मैं खास करके अपने गर्ल्स स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप खुद में ऑब्जर्व करो कितना परिवर्तन है। यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन योर मदर। योर मदर इज लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट देन योर ग्रैंड मदर। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस grew up only because of the level of education and liberty. आप लड़कियां ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा प्रखर महसूस करते हो, आत्मविश्वास से, लवरेज। खूंटे में बंधे हुए गाय की तरह नहीं हो अब आप। ये कहानी आज से 40 साल पहले की थी, 30 साल पहले की थी, जब महिलाओं को उनके पति जो कह देते थे करना होता था, पिता जो कह देते थे, यानी उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी। लेकिन अब आपने अपनी पहचान बनाई है, और ये सारी पहचान किसकी बदौलत है? आपके शिक्षा की वजह से। शिक्षा ने आपको आत्मविश्वास दिया है, शिक्षा ने आपको एक अंदाज दिया है, और वो अंदाज आपकी जुबान से झलकती है। जब आप किसी से बात करते हो तो कॉन्फिडेंट, वही कवि कहते हैं इतिहास वही रच सकता है जिनके अंदाज में क्या हो? सूरज की प्रखरता हो। और सूरज की प्रखरता शिक्षा से आती है, आजादी से आती है। आई होप यू ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड द पोएम। अगली क्लास इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्सट्रैक्शन होगा। तो सारी क्लास को बड़ा सीरियसली आपको सुनना है, और वीडियो को हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप शुरुआत में थोड़ा सा एक आध लाइन समझ करके, कई बार क्या होता है मोमेंटम बाद में पकड़ता है, बाद में चीजों को क्लियर किया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनो,
समझो, उससे संबंधित जो डाउट्स रहते हैं उसको हाईलाइट करो, ताकि और हम लोग पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड बी अपडेटेड एज आई ऑलवेज टेल यू। थैंक यू।